Hi everyone. I welcome you all to Insight SSB YouTube channel. Just giving a brief introduction about myself. I'm Tanika Sharma and I've secured All India rank of 9 in UPSC CDS. And today we are going to revise chemistry through questions. जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम आपकी रिवीजन में हेल्प करेंगे, ये वीडियो उसी सीरीज में है. राइट नाउ क्वेश्चंस के थ्रू केमिस्ट्री को सॉल्व करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि केमिस्ट्री एक बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है. ठीक है, एनसीडीएस हमारे दोनों टाइप के स्टूडेंट्स देते हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड के भी और नॉन टेक बैकग्राउंड के भी, एज एन यू कैन से साइंस बैकग्राउंड के भी और नॉन साइंस बैकग्राउंड के भी. सो दोनों को ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चंस के थ्रू केमिस्ट्री करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि केमिस्ट्री बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाती है कई टर्म्स पे. ठीक है, सो नाउ हमारा मोटिव है कि हम क्या करें, हम क्वेश्चंस करें पेपर में अच्छे से. ठीक है, डजेंट मैटर कि हमको समझ आता है कि नहीं आता है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ओके, दैट शुड बी द माइंडसेट. आपको समझ आ रहा है, वेल एंड गुड. नहीं समझ आ रहा तो डू समथिंग. राइट नाउ अब हमने इसमें क्या किया है, वी हैव मेड अ फ्यू क्वेश्चंस एंड वी हैव टेकन अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम पीवाईक्यूज. व्हाई पीवाईक्यूज? बिकॉज केमिस्ट्री हैज अ टेंडेंसी कि इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं. मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि साइंस में अगर किसी के क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं तो वो है आपकी केमिस्ट्री. केमिस्ट्री के क्वेश्चंस एग्जैक्टली उठ के आ जाते हैं. सो उसी लाइन में हमने सारे क्वेश्चंस रखे हैं ताकि अगर यहां से क्वेश्चन आए तो आप मिस आउट बिल्कुल ना करो. ओके, मूविंग अहेड. नाउ सबसे पहले क्वेश्चन है, which one of the following salts does not contain water of crystallization? Now you must have seen कई salts होते हैं जिसका नाम होता है and उसके बाद XH2O होता है. ठीक है, X is like number 1 2 3 4 whatever. ठीक है, यहाँ पे वाटर ऑफ ये जो है ना, ये पूरा मॉलिक्यूल, दिस इज योर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, अब यही यही पूछ रहा है कि इन सारे कंपाउंड्स में से किस में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है. सो रेड विट्रोल, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, जिप्सम. ये देखो. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, हमारे एनसीईआरटी में कुछ कंपाउंड्स मेंशन्ड है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है. सो एक इंटेलिजेंट एस्पिरेंट क्या करेगा, वो सारे कंपाउंड्स को लिख लेगा. ठीक है, ताकि एक भी क्वेश्चन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से बने तो वो सॉल्व कर ले. फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, जिप्सम इसमें 2 है. ठीक है, बेकिंग सोडा में नहीं है, रेड विट्रॉल में 7 है एंड कॉपर सल्फेट में आपके 5 है. ये वाला क्वेश्चन तो पूछा गया था आपके पेपर में. ठीक है, ये पीवाईक्यू है, पूछा गया था ये कि कितने वाटर क्रिस्टलाइजेशन है, तो 5. ओके, देन व्हाट यू हैव टू डू इज, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आंसर विल बी बेकिंग सोडा. ठीक है, सो ये कुछ याद ना हो तो ये वाले 4, ये वाले 3 तो आप याद रख ही लीजिएगा. ठीक है, एक ब्लू विट्रॉल भी होता है, CuSO4. ठीक है, ब्लू विट्रॉल. ओके, कॉपर सल्फेट जिसको हम बोलते हैं. ओके, नाउ next question is, in terms of acidic strength, which one of the following is in the correct increasing order? Correct increasing order. You have to see the question also. Somebody will say decreasing order, तो आप decreasing order में लगाएंगे. कई बार हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है ये ऑर्डर्स के केस में. ठीक है, तो उसको ध्यान से देखना है. वाटर, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर, एसिटिक एसिड. देखो एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ. सबसे पहले हम देखेंगे थोड़ा आपका पीएच. नाउ ये है पीएच स्केल. ठीक है, 0 से लेके 14 तक होता है. कहां से, 0 से लेके 14 तक. 0 बीइंग द मोस्ट एसिडिक. ठीक है, एंड 14 बीइंग द मोस्ट बेसिक. सो जो आपका एसिडिक कैरेक्टर है वो आपका 0 से 7 के बीच में रहेगा एंड 7 से 14 के बीच में रहेगा आपका बेसिक कैरेक्टर. ठीक है, नाउ अब अपना कैरेक्टर देखो. अगर जितना भी आप इस तरफ को मूव करोगे, दिस वे, जितना भी आप 0 की तरफ को मूव करोगे उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और जितना आप 14 की तरफ मूव करोगे उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर बनेगा. ठीक है, देखो. नाउ दिस 7 राइट हियर मिडिल इज द न्यूट्रल. ठीक है, व्हाट इट चेक्स, इट चेक्स द प्रेजेंस ऑफ दिस आयन, H प्लस आयन. ठीक है, अगर कंपाउंड में H प्लस आयन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कंपाउंड एसिडिक होगा. ठीक है, एंड कंपाउंड में और जितना ज्यादा OH माइनस आयन होगा उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा. ठीक है, सो दिस इज योर पीएच स्केल 0 to 14. नाउ दिस इज अ इंफोग्राफिक टेकन फ्रॉम योर एनसीईआरटी. अगर आपको पीएच किसी का भी याद नहीं हो रहा, आप इनके तो याद कर ही लीजिए. गैस्ट्रिक जूसेस 1.2, लेमन जूस 2.2, प्योर वाटर या ब्लड 7.4, देन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज 10, देन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज 14. ठीक है, इन पांचों के तो प्लीज याद कर लीजिए. ठीक है, बिकॉज ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये 5 याद कर लीजिए. नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, देखो एसिडिक एसिड इज वेरी वेल नोन कि एक वीक एसिड है. ठीक है, वाटर जो है इट इज समवट क्लीनिंग टुवर्ड्स न्यूट्रल. ठीक है, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड.
तो इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा बताओ। देखो वाटर अगर कहीं पे है, देखो वाटर लीस्ट, यस, तो ए और बी आपके ऑप्शन हो सकते हैं, यस। एसिडिक एसिड के बाद वाटर आ रहा है, नो, ये भी गलत हो गया। ठीक है, नाउ अब ऊपर में देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक से पहले है, क्या एसिटिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ज्यादा एसिडिक है? नहीं। सो बी हो जाएगा आपका एलिमिनेट, एंड आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, सो आंसर विल बी ए। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सी ईच एंड एवरी ऑप्शन, हर ऑप्शन देखो और फिर उसको एलिमिनेट करो। ओके, नाउ मूविंग अहेड, टोमेटो इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड? ठीक है, ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, नाउ एसिडिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। देखो नाउ, विनेगर में होता है आपका एसिडिक एसिड, ऑरेंज इज योर सिट्रिक एसिड, टैमरिड इज योर टार्ट्रिक एसिड, टोमेटो इज योर ऑक्सैलिक एसिड, सार्क मिल्क या कर्ड जिसको दही बोलते हैं उसमें होता है लैक्टिक एसिड, लेमन में होता है सिट्रिक एसिड, एंड स्टिंग में होता है मिथनोइक एसिड, एप्पल स्टिंग में होता है मिथनोइक एसिड। ठीक है, सॉरी, नीटल स्टिंग में होता है मिथनोइक एसिड। अब आप मेरे को बताएंगे एप्पल में क्या कौन सा एसिड होता है। ठीक है, ओके, एंड बोरिक एसिड के क्या यूजेस हैं। ठीक है, बोरिक एसिड के यूजेस बताएंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन में देखो टमेटो में क्या है, ऑक्सैलिक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी ऑक्सैलिक एसिड। प्लीज ये वाला टेबल याद कर लीजिएगा। ठीक है, दीज आर जस्ट 8, प्लीज इसको याद कर लेना। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एलिमेंट एक्स कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड एक्सो। ठीक है, एक्सो बनाया उन्होंने। नाउ दिस ऑक्साइड इज इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग, राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एक्स रिएक्ट्स विद क्लोरीन। ठीक है, नाउ एक्स ओ बना रहा है। ठीक है, सो ओ के ऊपर कितना चार्ज रहता है, 2 माइनस, तो इसके ऊपर कितना रहेगा, 2 प्लस, ऑब्वियसली क्योंकि इन दोनों ने मिक्स करके बना लिया ना अपना। तो इसके ऊपर अगर 2 प्लस है, इसके ऊपर 2 प्लस है, और Cl जो होता है हमें पता है कि इसके ऊपर -1 होता है, तो यहाँ चला जाएगा, दिस विल गो हियर, इट विल फॉर्म XCl होल 2। तो आपका आंसर हो जाएगा XCl होल 2। नाउ इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस हैं, दैट इज व्हाई आई केप्ट इट हियर। सो प्लीज इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, यू हैव टू जस्ट क्रॉस थिंग्स, राइट, ज्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। नाउ नेक्स्ट इज द न्यूक्लियॉन्स आर, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं बेसिकली आपसे पूछ रहा है। बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन लेट्स सी, दिस इज दिस एलिमेंट। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। नाउ ये क्या है, ये है इसका मास नंबर। ठीक है, एंड ये है इसका क्या, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है आपका वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। व्हाट इज इट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, एंड मास नंबर क्या होता है, इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नाउ आपके न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इन्हीं को हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, इन्हीं को हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को। ठीक है, नाउ क्विकली टेल मी, कि आप बताएंगे कि प्रोटॉन्स किसने डिस्कवर किए थे, न्यूट्रॉन्स किसने डिस्कवर किए थे, और इलेक्ट्रॉन्स किसने डिस्कवर किए थे। ओके, ठीक है, तो इन तीनों के डिस्कवरर्स आप मेरे को बताएंगे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, राइट। सो न्यूक्लियॉन्स आपको समझ आ गया। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है आपके न्यूक्लियॉन्स। नाउ देखो आंसर इसका क्या हो जाएगा, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। काफी बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट होता है पेपर में, सो इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ आइसोटोप्स, there's one thumb rule that you have to remember when you're talking about isotopes, that isotopes will always be of the same element, same element। अब सेम एलिमेंट है which indicates कि उसमें नंबर ऑफ क्या, एटॉमिक नंबर, तो जो एटॉमिक नंबर है वो सेम रहेगा। ठीक है, और चेंज क्या होगा, चेंज होगा मास नंबर। ठीक है, सो एटॉमिक नंबर सेम है आइसोटोप्स में और मास नंबर डिफरेंट है, विच मीन्स इन सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे। ठीक है, देखो या नियॉन का एग्जाम्पल दे रखा है, 1020, 1021, 1022। ठीक है, नियॉन का एग्जाम्पल दे रखा है। ऐसे ही आपका क्लोरीन है, देयर आर मेनी। ठीक है, आइसोटोप्स के काफी एग्जाम्पल्स हैं आपके पास। ओके, नेक्स्ट वी हैव आइसोबार्स। आइसोबार्स में क्या है, आइसोबार्स में
ये डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं, ठीक है, लेकिन इनका मास नंबर सेम होता है, ठीक है। मास नंबर इनका सेम रहता है, मास नंबर मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। अब जब प्रोटॉन डिफरेंट है तो इनके न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट ही होंगे इनको सेम करने के लिए, राइट। सो इसमें मास नंबर सेम रहता है, विच मीन्स ये वाला एक्स है तो ये वाला जो नंबर है वो सेम रहेगा, ये डिफरेंट है। ओके, एग्जाम्पल देखो, आर्गन, ठीक है, पोटेशियम एंड कैल्शियम। आर्गन 1840, के 1940, कैल्शियम 2040। देखो 40 40 40 सेम है ना बिल्कुल, तो इनका मास नंबर सेम होता है, जबकि इनका क्या डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर। सो आइसोबार्स हमेशा डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अप इज आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में क्या होता है, आइसोटोन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होता है, ठीक है। ये डिफरेंट एलिमेंट के भी होंगे, इनका मास नंबर भी डिफरेंट होगा, इनका क्या डिफरेंट होगा, और इनका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा, लेकिन इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे। कैसे, देखो यही एग्जांपल देख लेते हैं, C614। अगर C6 और 14 है तो इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, 14 माइनस 6 विच इज 8। इधर देखो ये 715 है तो इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, 15 माइनस 7 विच इज 8। इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, 16 माइनस 8 गिव्स यू 8। सो तीनों में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, 8 8 8। सो आइसोटोप्स, आइसोबर्स, आइसोटोन्स, ठीक है, ये तीनों आपको समझ आ गए, वेल एंड गुड, ठीक है। सो इसमें क्या सेम था, सेम एलिमेंट, यहाँ पे सेम मास नंबर, यहाँ पे सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये तीन बिल्कुल बेसिक डिफरेंस है इनके, प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन, आइसोटोप्स आर हैविंग सेम नंबर ऑफ डैश बट डिफरेंट नंबर ऑफ व्हाट। नाउ आइसोटोप्स की बात हो रही है, तो मैंने बोला था कि सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है तो उसमें नंबर ऑफ कितना, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सेम होगा, सो ये हो जाएगा एटॉमिक, बट डिफरेंट व्हाट, मास नंबर, ठीक है। सो आंसर विल बी दिस, ओके। देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का तो कोई केस ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ऑब्वियसली ये जो एटॉमिक है वो प्रोटॉन के बराबर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो आपको चार्ज पे डिपेंड करता है। नाउ question, which of the following element is used in photography? Now this reaction is specifically mentioned in your NCERT, so this becomes extremely important. Now silver nitrate, silver bromide, sulfuric acid and citric acid. See, reactions used in black and white photography. Silver bromide also behaves in the same way. 2AgBr in the presence of sunlight gives 2Ag plus Br2, ठीक है। ये वाला रिएक्शन है जो आपका यूज होता है, सो आंसर विल बी सिल्वर ब्रोमाइड, बी, ठीक है। ओके, वन क्वेश्चन फॉर यू ऑल। अब आप मुझे बताएंगे कि इन चारों एसिड्स में से या इन चारों कंपाउंड्स में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो एक कॉटराइजिंग एजेंट है, ठीक है। ओके, सो कॉटराइजिंग एजेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शो Tyndall effect, in which of the following Tyndall effect is not observed, not observed, ठीक है। not being the operative word here, ठीक है, कीवर्ड क्या है, not। now suspension, emulsion, sugar solution, gold sol, ठीक है, ये चार है। now before going further, तो आपको पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड्स, ठीक है। नाउ इनका सबसे बेसिक डिफरेंस यही है कि सोल्यूशन जो होता है वो होमोजेनियस होता है, ठीक है, इट्स होमोजेनियस। बाकी दोनों हेटेरोजीनियस है, एंड ये जो कोलॉइडल है इट स्विंग्स टुवर्ड्स होमोजीनियस, ठीक है, लेकिन होता ये भी हेटेरोजीनियस ही है, ठीक है। नाउ पार्टिकल साइज सोल्यूशन में सबसे छोटा होता है, सो यू कैन राइट इट लाइक सोल्यूशन लेस देन कोलॉइड्स एंड लेस देन सस्पेंशन, ठीक है, पार्टिकल साइज है ये, ठीक है। नाउ विजिबिलिटी ऑफ द पार्टिकल्स, सॉल्यूशंस में इनविजिबल होते हैं क्योंकि वो एकदम मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे में, ठीक है। नाउ सस्पेंशन में इजीली विजिबल होते हैं और कोलॉइड्स में माइक्रोस्कोप के अंडर विजिबल होते हैं। नाउ सेडिमेंटेशन मतलब अगर आप उसको थोड़ी देर अनडिस्टर्ब छोड़ दो तो वो सेटल डाउन होते हैं कि नहीं होते, सो सोल्यूशन में सेटल डाउन नहीं होंगे बिकॉज इट इज कंप्लीटली मिक्स्ड, वो एक नया ही एंटिटी है कुछ, ठीक है। लेकिन सस्पेंशन और कोलॉइड्स में क्या है, सस्पेंशन में आप छोड़ दोगे तो वो ड्यू टू ग्रेविटी सेटल डाउन हो जाएंगे, कोलॉइड्स में आपको सेंट्रिफिकेशन करनी पड़ेगी तब आपका सेडिमेंटेशन होगा। नाउ टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट जो है सोल्यूशन शो नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि टिंडल इफेक्ट के लिए स्कैटरिंग की जरूरत है, स्कैटरिंग के लिए आपको पार्टिकल्स चाहिए होते हैं, लेकिन सोल्यूशन में तो पार्टिकल्स है ही नहीं, सो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। देन सस्पेंशन में शो करेगा, यस, और कोलॉइड्स में यस शो करेगा ड्यू टू द पार्टिकल्स, कोलॉइडल पार्टिकल्स, ठीक है। नाउ फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेशन सोल्यूशन में पॉसिबल नहीं है, सस्पेंशन में पॉसिबल है और कोलॉइड्स में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एग्जांपल्स आपका सोल्यूशन का हो गया शुगर वाटर,
सॉल्ट इन वाटर, देन सस्पेंशन में हो गया व्हीट फ्लावर इन वाटर, देन मिल्क आपको कोलॉइड्स में होगा। कोलॉइड्स में तो बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका कोलॉइड्स में कॉन्सेप्ट होता है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम का, ठीक है, एंड डिस्पर्स्ड मीडियम, मेक श्योर दैट यू रिवाइज दिस, ओके, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम, और इनके एग्जांपल्स भी, ठीक है। नाउ ये देखो, थ्रू दिस इंफोग्राफिक वी कैन सी एक लाइट सोर्स है, अगर वो सोल्यूशन के थ्रू पास करेगा तो यहाँ पे विजिबल नहीं है, इट्स नॉट विजिबल, लेकिन कोलॉइड्स में इट्स समवॉट विजिबल, और सस्पेंशन में तो पार्टिकल्स भी दिखते हैं। सस्पेंशन आप देखो, एग्जांपल्स देखो टिंडल इफेक्ट का, कि जैसे कि आपने देखा होगा कि फॉरेस्ट में अगर कोई कैनोपी है तो वहां से जब लाइट आती है तो यू कैन सी पार्टिकल्स। आप एक डेंस रूम में बैठे हो, ठीक है, एक रूम में बैठे हो जहाँ पे लाइट नहीं है, तो वहां पे अगर एक छोटा सा पीप होल भी है तो वहां से भी अगर लाइट आती है तो आपको पार्टिकल्स मूव करते हुए दिखते हैं एयर में, है ना, वो आपका टिंडल इफेक्ट ही है, ठीक है, इट्स लाइक एप्लीकेशन ऑफ टिंडल इफेक्ट। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टिंडल इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड, ठीक है। ना अगर यहाँ पे नॉट नहीं होता, ऑब्जर्व्ड होता, तो ये होता है यहाँ पे, इसमें भी होता, इसमें भी होता, इसमें भी होता, ठीक है, नॉट ऑब्जर्व्ड है। अब इसको कैसे करोगे, इसको एलिमिनेट करो। सबसे पहले सस्पेंशन आपको पता नहीं होगा तो एलिमिनेटेड, इमल्शन इज काइंड ऑफ कोलॉइड, ठीक है, तो नहीं होगा, गोल्ड सोल नहीं होगा, आंसर क्या बचा, शुगर सोल्यूशन, ठीक है, ओके। नाउ सोल्यूशन भी आपके तीन टाइप के हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब बताइए कि उसमें एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो चुका है, उसके बाद उसकी कैपेसिटी नहीं है। अनसैचुरेटेड मतलब उसमें अभी भी कैपेसिटी है कि कुछ सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व हो सके। सुपर सैचुरेटेड मतलब ऐसा सोल्यूशन जिसमें जितना नहीं होना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व हो चुका है, ठीक है, दैट इज इट, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग is the chemical formula of quicklime? So this question has been repeated multiple times. ये quicklime वाला question, अब आपको इसका केमिकल फॉर्मूला बताना है। बिफोर टेलिंग यू द केमिकल फॉर्मूला, लेट्स सी, दीज आर फ्यू कंपाउंड्स जिसके आपको पता होने चाहिए, ठीक है, कॉमन नेम्स। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेकिंग सोडा का NaHCO3, फिर आपको पता होना चाहिए अपना लाइमस्टोन का CaCO3, देन लाफिंग गैस N2O, देन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH होल ट्वाइस, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, देन म्यूट्राइक एसिड या म्यूरियाटिक एसिड, ठीक है, HCl, ओके, विनेगर इज, ठीक है, दिस इज विनेगर, ओके, CH3COOH, वो ऐसे लिखा है कंफ्यूजिंग होगा, ठीक है, एसिटिक एसिड, देन वॉशिंग सोडा Na2CO3 10 हाइड्रेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ओके, देन वुड अल्कोहल CH3OH मिथेनॉल, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए। एंड देन आपका है क्विकलाइन जिसको हम CaO बोलते हैं। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, CaO। अच्छा, इसको ये CA2O है, दिस CA2CO3 है, एंड दिस इज CaO2, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यू कंपाउंड्स जो आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लीचिंग पाउडर, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर देखो आपको पहले से पता है कि जो क्लोरीन है वो प्रोड्यूस होता है किसमें, जब आपकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है किसकी, सोडियम क्लोराइड की, सोडियम क्लोराइड आपका ब्राइन, ठीक है, एक्वा सोडियम क्लोराइड, उसकी जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो आपका क्लोरीन प्रोड्यूस होता है ना, उसी क्लोरीन गैस को यूज करके हम ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं, ठीक है ना। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस टू द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम, देखो स्लेक्ट लाइम, दिस इज CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, दिस इज स्लेक्ट लाइम, इसके ऊपर अगर हम क्लोरीन का एक्शन कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, बताइए, ब्लीचिंग पाउडर। देखो CaOH होल 2 प्लस Cl2 गिव्स यू CaOCl2, ठीक है, और प्लस वाटर। नाउ ब्लीचिंग पाउडर का यूजेस क्या क्या है, ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस हैं, एक तो पहले वो ब्लीच करने में काम आता है, कॉटन को, लिनन को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आता है, ठीक है, उसको ब्लीच कर दोगे तो उस पर कोई भी कलर चढ़ जाएगा, ठीक है। ये वुड पल्प को ब्लीच करने में आता है पेपर फैक्ट्री में, ठीक है, एनी सॉर्ट ऑफ प्लेस जहाँ पे आपको डाई करनी है किसी चीज को तो उसको पहले ब्लीच करना पड़ेगा, ठीक है, आपके हेयर जब आप कलर कराते हो तब भी यूज होता है ये। देन कुछ लोग आजकल ब्यूटी इंडस्ट्री में भी इसको यूज करते हैं, आजकल क्या काफी टाइम से ब्यूटी इंडस्ट्री में यूज हो रहा है ये। नाउ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है काफी केमिकल इंडस्ट्रीज में, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर को साफ करने में काम आता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा इसका फॉर्मूला क्या है, NaHCO3, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नाउ ये प्रोड्यूस करते हैं कैसे, NaCl की हेल्प से, NaCl को अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, फिर आपका बनता है NH4Cl प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, ये हमारा यूजफुल है, और इसके जो जितने भी बाई प्रोडक्ट्स हैं वो भी यूजफुल है, वो भी आगे यूज होते हैं, ठीक है। नाउ उसके बाद फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, 2 NaHCO3 इसको हीट करते हैं, बनता है आपका Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2,
अब ये भी आपका यूजफुल कंपाउंड है, इसको क्या बोलते हैं बताइए? इसको बोलते हैं हम वॉशिंग सोडा। ओके, नाउ यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा के यूजेस है आपके पास सबसे पहले कुकिंग में। ठीक है, कुकिंग में क्या यूज है? एक तो ये डो को राइस कराता है। ठीक है, उसके बाद जल्दी कुकिंग करा देता है, क्विक टाइमिंग की कुकिंग हो जाती है। ठीक है, देन आपका सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स बनाने में काम आता है। ठीक है, आपकी एंटासिड्स में यूज होता है। देखो पेट में हमारे HCl होता है। ठीक है, जब वो ज्यादा हो जाएगा तो हमको उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई बेस खाना पड़ेगा, राइट? तो हम यही बेस खाते हैं, बेकिंग सोडा। ठीक है, एंटासिड में भी काम आता है। एक और एंटासिड है जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ओके, देन नेक्स्ट इज अपना वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जो है, इट्स द कॉमन नेम फॉर द केमिकल Na2CO3 हाइड्रेट। ओके, डेकाहाइड्रेट। सो अगर हम इसको रिक्रिस्टलाइजेशन करें सोडियम कार्बोनेट को, तो वो हमको देता है वॉशिंग सोडा। देखो कैसे, जो अपने पास सोडियम कार्बोनेट बना पीछे वाले इससे, ये रिएक्शन से सोडियम कार्बोनेट बना, फिर हमने इसको हाइड्रेट कराया। ठीक है, देन इट गेव अस दिस। ओके, इट्स ऑल्सो बेसिक सॉल्ट। ठीक है, इसके यूजेस क्या क्या है? सबसे पहले तो ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है ये। ठीक है, और क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोराक्स। ठीक है, उसमें यूज होता है। देन सोडियम कार्बोनेट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट इन डोमेस्टिक प्रोसेसेस। ठीक है, डोमेस्टिक प्रोसेस में यूज होता है। देन परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में यूज होता है ये। नाउ नेक्स्ट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। नाउ प्लास्टर ऑफ पेरिस बेसिकली इसको हम ऑब्टेन करते हैं जब हम जिप्सम को हीट करते हैं 373 केल्विन पे। ठीक है, और जो ये है, इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स व्हाट? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट मतलब हाफ, हेमीहाइड्रेट हाफ। ओके, इट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। यू कैन सी दिस हियर, CaSO4 डॉट हाफ हाइड्रेट प्लस this much water gives you gypsum. ठीक है, ओके। नाउ द सब्सटेंस विच डॉक्टर्स यूज फॉर प्लास्टर, राइट? ये आपका POP यूज करते हैं। आपने देखा होगा आपके घरों में जो डिजाइन वगैरह बनते हैं वॉल पे, POP की हेल्प से बनते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अप हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इन 104 ग्राम्स ऑफ हीलियम गैस? सबसे पहले आपको इसमें कीवर्ड्स देखने हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है आपको, मतलब N निकालना है, हीलियम का निकालना है। तो हीलियम का मास कितना होता है? 4। फिर कितना आपको मास गिवन है? इट इज 104 ग्राम्स। ठीक है, उसके बाद हीलियम गैस गिवन है, हीलियम नहीं, हीलियम गैस विच इज H2, तो 4 होता है उसका। ठीक है, नाउ बिफोर डूइंग दिस क्वेश्चन एक चीज देख लो आप, देर आर फ्यू फॉर्मुलाज जो इंपॉर्टेंट है। देखो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास ओवर आपका मोलर मास। ठीक है, गिवन मास ओवर आपका मोलर मास। नाउ नंबर ऑफ मोल्स एक और है, देखो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू कितने पार्टिकल्स हैं आपके पास, देन अपना अवोगाड्रोस नंबर। नाउ उसके बाद अगर आप इन दोनों को इक्वेट कर दो, सो आपका गिवन मास ओवर मोलर मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर कितना दे देगा? पार्टिकल्स का नंबर, है ना? नाउ अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी एलिमेंट, तो उसके एक मोल में 0.622 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसके। ठीक है, चाहे एक मोल हाइड्रोजन हो, चाहे एक मोल ऑक्सीजन हो, कुछ भी हो, उसमें इतने ही नंबर ऑफ एटम्स होंगे ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। ठीक है, नाउ हम लोग मोलर मास किस में लेते हैं? यू में, है ना? सो 1 U इज इक्वल्स टू व्हाट? 1 एटम। बट 1 ग्राम इज इक्वल्स टू व्हाट? 1 मोल। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 व्हाट? एटम्स। ओके, समझ गए? यू और ग्राम में क्या फर्क है? दिस इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये आपका कौन सा मॉलिक्यूलर मास है? एटॉमिक वाला। ठीक है, सो इसमें ये अंतर है। सो एक मोल में आपको पता लग गया कि इतने ही एटम्स रहेंगे। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, सिंपल, हमारे पास हमको मास गिवन है और हमारे पास मोलर मास भी है, तो हम नंबर ऑफ एटम्स निकाल, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो एन कितना हो जाएगा आपका? 104/52, सॉरी, इट विल बी 104 आपका हो जाएगा 4, तो इसको कर दीजिए। ठीक है, 26, सो आ जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स 26। वेरी इजी। ठीक है, एक और बेसिक टाइप का न्यूमेरिकल आता है, लेट मी जस्ट डिस्कस दैट विद यू एज वेल। देखो, सबसे पहले अगर आपके पास एक सोल्यूशन है तो उसमें आपका सॉल्यूट भी है और आपका सॉल्वेंट भी है। तो अब हम देखेंगे कि सॉल्यूट की कितनी कंसेंट्रेशन होती है। तो आप 3 तरीके से निकाल सकते हो। सबसे पहले तो मास मास, देन मास वॉल्यूम एंड देन वॉल्यूम वॉल्यूम। सबसे ज्यादा आपका ये वाला पूछा जाता है। ठीक है, मास मास वाला। अब देखो, आपने इसमें ध्यान देना है। कई बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए आपको दे दिया कि 10 ग्राम 10 ग्राम सॉल्यूट्स है आपके पास
और 90 ग्राम आपके पास सॉल्वेंट है। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जनरली 10/90 करके इंटू 100 कर देते हैं, विच इज रॉन्ग, बिकॉज देखो यहाँ पे सॉल्यूशन गिवन है, नॉट सॉल्यूट। सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 10 + 90। ओके, ये आंसर होगा आपका, ऐसे करके होगा 10/100 इंटू 100, कितना आ जाएगा, 10%। 10% हो गया ना सोल्यूट। तो आपको याद रखना है कि आपको सॉल्यूट है कि सोल्यूशन है, क्या गिवन है आपको, ठीक है, उसके बेसिस पे आपने निकालना है। ओके, ध्यान रखें। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statement is true when non-metals are dissolved in water? सबसे पहले ये बेसिक फैक्ट आप याद कर लो, ठीक है, इसका आपको ज्यादा टेक्निकल टर्म्स में जाने की जरूरत नहीं, जाओगे तो कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, और मेटालिक ऑक्साइड्स आपके बेसिक नेचर के होते हैं। जस्ट रिमेम्बर दिस, ठीक है। देखो, इसको ज्यादा आपको टेक्निकल टर्म्स में देखने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली वी कैन डिराइव थ्रू रिएक्शंस एंड स्टफ, लेकिन आपको ज्यादा टेक्निकल देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट याद कर लो अभी के लिए। इट्स इंपॉर्टेंट कि आप याद कर लो कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं और मेटालिक ऑक्साइड्स आपके बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है, दे आर बेसिक इन नेचर, राइट। दे आर नॉट न्यूट्रल, नॉट हाइड्रोक्साइड्स, दे आर व्हाट, दे आर बेसिक ऑक्साइड्स। ओके, so they produce what, acidic oxides. So but non-metallic oxides are what, acidic in nature. Always remember, ठीक है। Now next question, when copper reacts with moist carbon dioxide, it forms a green coating of which one of the following compounds? Before answering this question, see one more question. Silver particles turn black when kept in the open for longer time due to formation of, okay, again one more question. Which one of the following substances do silver particles react with to make the silver particles black? पहली बात तो this question and this question exactly the same, one is the same thing, and then this particular question, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ ये तीनों क्वेश्चन आपके कहाँ से लिए गए हैं। ये तीनों क्वेश्चन लिए गए आपके इस स्लाइड से, ठीक है। बेसिकली आपके एनसीईआरटी में इट्स गिवन कि कोरोजन के कुछ एप्लीकेशंस है, वैसे कोरोजन के यू कैन फाइंड आउट हंड्रेड ऑफ एप्लीकेशंस, या फिर हंड्रेड ऑफ एग्जाम्पल्स आप उसके फाइंड कर सकते हो, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये तीन आपने याद करने हैं। इनको रट्टा लगा लो, समझना है समझ लो, जो करना है करो, ये तीन याद कर लो, क्वेश्चन बनता है। ओके, नाउ सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, दिस इज बिकॉज इट रिएक्ट विद सल्फर, सल्फर से रिएक्ट करता है एंड फॉर्म्स सिल्वर सल्फाइड, ठीक है, कोटिंग बनाता है सिल्वर सल्फाइड की, दिस इज राइट हियर। नाउ सेकंड पॉइंट, copper reacts with moist carbon dioxide in the air which slowly loses its shiny brown surface and gains a green coat. ये green coat क्या है, it is copper carbonate, ठीक है, copper carbonate है, याद रखना है। Now next is iron when exposed to moist air gets a brown coating which is called rust. तो अब तो आपके लिए सिर्फ दो ही याद करने हैं, ये और ये, ठीक है। और देख लो तीन क्वेश्चन बने हैं इससे 3 बार। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेम लाइनिंग है कि नहीं, when copper reacts with moist carbon dioxide, देखो when copper reacts with moist carbon dioxide, the answer will be cupric carbonate. Okay, right. Now silver particles turns black when kept in longer time, क्या बन जाता है, Ag what? अब देखो, अब आपको बताना चाहिए कि आपको क्या बन रहा है, आपका बन रहा है सल्फाइड। देखो अब सल्फाइड क्या होता है, क्विकली टेल मी सल्फाइड क्या होता है। तो आपका सल्फाइड क्या हो जाएगा, आंसर विल बी दिस, Ag2S. ओके, नाउ अगेन सब्सटेंस सिल्वर आर्टिकल्स रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्ट करती है, रिएक्ट विद सल्फर, ठीक है। आपको लगेगा एयर में तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, नो, इट विल बी सल्फर। एंड आई आल्सो सजेस्ट यू टू नॉट टेक अननेसेसरी रिस्क वेयर द आंसर इज अननोन टू यू, बिकॉज जीएस में आपको बहुत ही फूक फूक के कदम रखने पड़ते हैं, है ना। आई हैव सीन पीपल who score exceptionally well in English and mathematics but fail to qualify GS. ऐसा तो नहीं करना है ना हमको, हमको बढ़िया करना है। Okay, now next question. What is the name of the process that converts sulfide ores into oxides by heating strongly in the presence of excess air? Now, this is the easiest question to be honest. आपको सिर्फ इन processes की definition पता होनी चाहिए थी, आंसर हो जाता आपका ये, ठीक है। Now, before telling you, let's just see this. Now, steps involved in extraction of a metal from their ores. तो एक ore है आपके पास, ठीक है। अब हम ore को देखते हैं, हम ore में से एक्सट्रैक्शन करते हैं ना, वो बेसिस ऑफ द रिएक्टिविटी पे करते हैं। जब आपका ore बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होगा, तो हम उसकी जो एक्सट्रैक्शन है वो करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से, किससे, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। और फिर हमारा प्योर मेटल हमको मिल जाएगा। उससे पहले हम गैंग भी रिमूव करते हैं, बट प्योर मेटल समझ लीजिए। ओके, नाउ मीडियम रिएक्टिविटी वाले जो हैं उनको हम दो में डिवाइड कर रहे हैं, कार्बोनेट और एंड सल्फाइड और। अगर कार्बोनेट और है तो
यूज होगी आपकी कैल्सिनेशन। क्या यूज होगी? कैल्सिनेशन। रिमेंबर सीसी, ठीक है, कैल्सिनेशन। सल्फाइड हो रहा है तो आपकी रोस्टिंग, ठीक है, सल्फाइड। सो एस आर, ऑलवेज रिमेंबर सीसी एंड एस आर। एस आर इज सल्फाइड, रोस्टिंग होगी, एंड आपका कार्बोनेट तो कैल्सिनेशन होगी, ठीक है। उसके बाद इन दोनों के बाद बनेगा ऑक्साइड ऑफ मेटल। ये दोनों होने के बाद इसका प्रोडक्ट ऑक्साइड होता है। फिर उसके बाद हम उसको रिड्यूस करेंगे, ऑक्सीजन रिमूव कर देंगे, आपका मेटल आ जाएगा आपके पास, ठीक है। नाउ जो लो है रिएक्टिविटी में, लो रिएक्टिविटी हमेशा सल्फाइड और मिलेगा आपको मोस्टली, और उसकी रोस्टिंग की जाएगी, ठीक है। देन अगेन आपका मेटल मिल जाएगा, रिफाइनिंग होगी। ओके, सिंपल। नाउ कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का बेसिक डिफरेंस क्या है? कैल्सिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच ओर इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, और एयर माइट बी सप्लाइड बट इन अ लिमिटेड क्वांटिटी। सो कैल्सिनेशन मतलब एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, उसके अंदर होगा। नाउ कैल्सिनेशन इन्वॉल्व्स द थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ व्हाट? योर कार्बोनेट ओर्स, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग कैल्सिनेशन मॉइस्चर इज ड्रिवन आउट फ्रॉम द ओर, ठीक है, मॉइस्चर निकाल लेते हैं। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट ड्यूरिंग कैल्सिनेशन। ओके, नाउ रोस्टिंग में क्या होता है? रोस्टिंग में, रोस्टिंग इन्वॉल्व्स द हीटिंग ऑफ ओर लोअर देन इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट से कम पे हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, एक्सेस ऑफ एयर समटाइम्स, ठीक है। नाउ रोस्टिंग इज कैरिड आउट मोस्टली फॉर सल्फाइड मिनरल्स, ठीक है। नाउ रोस्टिंग डज नॉट इन्वॉल्व हाइड्रेटिंग एन ओर, ठीक है। देन ड्यूरिंग रोस्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ टॉक्सिक मेटालिक एंड एसिडिक कंपाउंड्स आर रिलीज्ड, ठीक है। नाउ सबसे पहले अगर आपको इन्होंने बोल दिया, आपने क्वेश्चन आगे पढ़ना ही नहीं था, यहाँ तक इसने बोल दिया ना, कन्वर्ट सल्फाइड ओर्स। अब सल्फाइड ओर्स की बात हो रही है तो सब कुछ कैंसिल, आंसर विल बी रोस्टिंग, ठीक है। इसने तो फिर भी लिख दिया एक्सेस ऑफ एयर, हमको तो सिर्फ सल्फाइड ओर ही चाहिए था, आंसर विल बी व्हाट? रोस्टिंग, ठीक है। रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए आपको। नाउ अब आप क्या करेंगे? अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे मर्करी का ओर, ठीक है, और गैलेना किसका ओर होता है ये बताएंगे, ठीक है। मरकरी का और बताएंगे और गैलेना किसका और होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स vigorously with water to produce slaked lime whose solution is used for whitewashing the walls, ठीक है। एप्लीकेशन पूछ रहा है आपसे, एप्लीकेशन देखो कितने ढंग से पूछी है, मतलब आई रियली लव दिस क्वेश्चन, ठीक है। प्रॉपर आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है कि आपने ढंग से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है। इवन ढंग से भी नहीं पढ़ा ना तो आपने आंखें खोल के पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। नाउ दिस स्लेक स्लाइम रिएक्ट्स विद अ कंपोनेंट ए in air to form a thin layer of components B gives a shiny finish. What are the components A and B? Okay, A O2, B CaCO3, A CO2, B COH whole 2, A O2, B COH whole 2, A CO2, B CaCO3, ठीक है। Now quickly see this reaction. आप क्विक लाइम को वाटर के साथ रिएक्ट कराएं, आपका बनेगा स्लेक्ट लाइम, ठीक है। क्विक लाइम CaO बन जाएगा स्लेक्ट लाइम। अब जो स्लेक्ट लाइम है, हीट करेंगे, इस हीट इसके साथ आती है, स्लेक्ट लाइम को आपने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया, क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। नाउ अब ये क्या पूछ रहा है? स्लेक्ट लाइम, स्लेक्ट लाइम क्या है आपका? CaOH होल 2, ठीक है। इसको आपने क्या कराया? रिएक्ट विद कंपोनेंट A प्लस A गिव्स अ थिन लेयर ऑफ कंपोनेंट B, ठीक है। थिन लेयर ऑफ कंपोनेंट B देता है आपको, ठीक है। अब देखो, just see solution of slake lime produced in reaction, this is the reaction, ठीक है, used for whitewashing walls, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड reacts slowly with carbon dioxide in the air, आपने लगा दी वॉल पे, ठीक है। उसके बाद वो एयर, कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर से रिएक्ट करेगा, ठीक है, और फिर लेयर बना देगा किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट की वॉल्स पे। कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म बन जाएगा 2-3 दिन के बाद व्हाइट वॉशिंग के, ठीक है, और शाइनी फिनिश आता है वॉल पे एकदम, ठीक है। सो आपका आंसर देखो क्या हो जाएगा, सिंपल। ए आपका हो जाएगा CO2 एंड बी आपका हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंड नाउ अब बच्चे पूछते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। क्वेश्चन सिर्फ आपके एनसीईआरटी से उठ के आते हैं, आपने कहीं विद्वान नहीं बनना, आपको पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है। सीडीएस निकालना है, सीडीएस में लिखा ही हुआ है कि 9th-10th के लेवल के क्वेश्चन आएंगे अप टू क्लास 10th, ठीक है। 11th-12th का नहीं पूछ रहे हैं ना वो, 9th-10th के लेवल के क्वेश्चन आते हैं, वहीं तक पढ़ाई करनी है। और दिस स्निपेट इज टेकन फ्रॉम योर एनसीईआरटी ओनली, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, आप लोग डू यू नो वाला बॉक्स स्किप कर देते हो, विच इज रॉन्ग। यहाँ से बन गया ना क्वेश्चन एकदम, देखो दिस इज गिवन, ये ए है और ये रहा आपका बी, सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। ये आपसे बेसिकली पूछना चाह रहे हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में, ठीक है, एसिडिक एंड बेसिक। अब आप बोलोगे हाँ इन्होंने एसिडिक, इन्होंने एम्फोटेरिक तो लिखा ही नहीं, आपको पता तो है ना कि एम्फोटेरिक होता क्या है, राइट। नाउ जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड।
ठीक है, तो ये पूछना चाह रहे हैं एसिडिक और बेसिक बिहेवियर क्यों कर रहे हैं, मतलब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में। एम्फोटेरिक ऐसी होती हैं जो दोनों ही टाइप का बिहेवियर शो करेंगी आपको, ठीक है, एंड दीज आर फ्यू एक्सेप्शंस। देखो, देयर आर सम मेटेलिक ऑक्साइड्स like aluminium oxide, zinc oxide, which show both acidic as well as basic behavior. Now, such metal oxides which react with both acids as well as bases to produce salt are known as amphoteric oxides. देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन भी है हमारे पास, ये देखो, रिएक्ट करता है एसिड से तो AlCl3 बनाता है, ठीक है, एंड बेसिस से रिएक्ट करता है तो NaAlO2 बनाता है, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, और वाटर। सो आपके पास एग्जांपल हो गए एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। यहाँ पे देखो, आंसर विल बी जिंक ऑक्साइड, ठीक है। दीज आर ऑल वेरी वेरी बेसिक स्टफ, ठीक है। आपने बिल्कुल ये नहीं करना कि हाँ अब मैं कॉपर ऑक्साइड के बारे में पढ़ूंगा, मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में पढ़ूंगा, कैल्शियम ऑक्साइड, नो, यू जस्ट हैव टू रीड बेसिक थिंग्स, उससे हो जाता है पेपर, एंड बिलीव मी हो जाता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ एलिमेंट्स अमंग द फॉलोइंग विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर, ठीक है। लिक्विड बताना है आपको, जो पेयर लिक्विड है, ब्रोमीन फ्लोरीन, मर्करी रुबिडियम, ब्रोमीन थेलियम, ब्रोमीन मर्करी। द आंसर इज वेरी बेसिक, ब्रोमीन एंड मर्करी। देखो, मर्करी आपको पता है बचपन से ही, एवरीबडी इज सेइंग कि मर्करी लिक्विड मेटल है, लिक्विड मेटल है, लिक्विड मेटल है। ब्रोमीन इज न्यू, ठीक है, ब्रोमीन आपका नॉन मेटल है जो कि लिक्विड रहता है, ठीक है। सो आपका आंसर हो जाएगा डी, ये पता होना चाहिए तो इसलिए डाला है क्वेश्चन। नाउ देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस, ठीक है। Now, all metals except mercury exist as solid at room temperature. We have observed that metals have high melting point, but gallium and cesium have very low melting points. ठीक है? Now, these two metals will melt even if you keep them on your palm. So, आपको gallium और cesium के बारे में पता होना चाहिए कि इनका low melting point होता है. Exception number 1. Then, iodine is a non-metal but is lustrous. Exception number 2. Always remember this. Now, carbon is a non-metal that exists in different forms, जिसको हम एलोट्रॉप्स बोलते हैं। क्या क्या होगा इसके एलोट्रॉप्स? डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरीन, ठीक है। डायमंड इज 4, ग्रेफाइट में 6 और इसमें कितने होते हैं 60, ठीक है। आजकल तो कार्बन नैनो ट्यूब्स भी आ गई हैं। नाउ नेक्स्ट इज अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स जो होते हैं आपके जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अल्कली मतलब, चलो टेल मी द डेफिनेशन ऑफ अल्कली इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। अल्कली मेटल्स कौन से होते हैं? नाउ दे आर सो सॉफ्ट दैट इनको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं, ठीक है, एंड दे हैव लो डेंसिटीज एंड लो मेल्टिंग पॉइंट्स, ओके। नाउ ये 4 एक्सेप्शंस है, आपको याद करनी है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉन मेटल बट लस्टरस? आ गया ना एक्सेप्शन से उठ के डायरेक्टली, एक्सेप्शन नंबर 2 आपकी, तो आंसर इज आयोडीन, सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज नॉट फीजिबल? नाउ नॉट फीजिबल मतलब नहीं हो सकता, तो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आपको ये सारे रिएक्शंस पता हो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए बेसिक। देखो बेसिक क्या है, ये मेटल है और ये एक आपके पास कंपाउंड है, ठीक है। मान लीजिए अब आपको इसमें से रिएक्ट कराना है, तो रिएक्ट कराने के लिए दिस इज बेसिकली किस टाइप का रिएक्शन? इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन डिस्प्लेस कराने के लिए भी ये वाला जो मेटल है और ये वाला मेटल जो है, ये वाला मेटल इससे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए ना, तभी तो इसको रिप्लेस करेगा, है ना। सो Fe तो है इससे ज्यादा रिएक्टिव, तो रिप्लेस कर दिया। Zn भी है तो कर दिया। अब ये कॉपर और ये Pb है, बट इट इज स्टेटेड फैक्ट कि Pb जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो क्या Cu इसको रिप्लेस कर सकता है? डिस्प्लेस करेगा? नहीं, ऑब्वियसली। सो आपका आंसर हो जाएगा सी, तो दिस इज नॉट फीजिबल। Mg तो कर सकता है, ठीक है, तो दिस इज नॉट फीजिबल। नाउ सी द रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग देखो, मोस्ट रिएक्टिव, नीचे लीस्ट रिएक्टिव, एंड दिस इज रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग, ठीक है। नाउ सबसे पहले देखो, कॉपर आपका कहाँ पे? ये रहा नीचे, ठीक है, और पीबी ऑब्वियसली इससे ज्यादा है, रिएक्टिव है, तो पीबी को क्या कॉपर रिप्लेस कर सकता है? ऑब्वियसली नहीं कर सकता। तो वो वाला रिएक्शन आपको फीजिबल नहीं होगा। रिमेंबर दिस रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। तो ये आपको अरेंज करने के लिए भी आ सकती है और ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख के डरना नहीं है प्लीज, ठीक है, कि 4 रिएक्शन दे दिए वो मेरे को तो आते ही नहीं, नहीं प्लीज डोंट, ठीक है। Okay, now we have a question. If X is the temperature of a system in Kelvin and Y is the temperature of system in Celsius, then the correct relation between them is, देखो, Kelvin आपको X दे रखा है and Celsius, डिग्री सेल्सियस में आपको Y दे रखा है। Now you must have seen Kelvin के जो टर्म्स होते हैं, न्यूमेरिकल टर्म्स, आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूमेरिकल टर्म्स, वो बड़े होते हैं, 273, 373, 473, है ना, ऐसे करके। और सेल्सियस के टर्म्स आपको मिलेंगे छोटे न्यूमेरिकल वैल्यूज, है ना। नाउ अब थोड़ा साइंस से हटके न्यूमेरिकल की बात करो, मैथ्स की बात करो। अगर आपको एक टर्म को कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, ठीक है, केल्विन को सेल्सियस में, अब ये छोटी वैल्यू है,
तो ऑब्वियसली न्यूमेरिकल वैल्यू अगर छोटी लानी है तो आपको उसमें से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और कितना माइनस करना पड़ेगा? 273, ठीक है। नाउ सेम गोस, अगर आपको केल्विन लाना है तो आपको हमेशा सेल्सियस में प्लस करना पड़ेगा ना 273, तभी तो केल्विन की वैल्यू आएगी। अगर आपको साइंस भी नहीं पता ना तो मैथ्स लगा लो, कैसे भी करके आंसर निकालो, ठीक है। पोइट्री, ओके ओके। नाउ सो आपका आंसर कितना हो जाएगा? देखो, एक्स आपका, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे लिख लो केल्विन सेल्सियस, केल्विन सेल्सियस, केल्विन सेल्सियस, केल्विन सेल्सियस। सबसे पहले तो सी और डी तो एलिमिनेट ही हो गए, 173 तो होता ही नहीं है, बचा ये। केल्विन में आपको क्या करना है? प्लस करना है ना, तभी तो केल्विन में आएगी ना टर्म, तो आंसर विल बी बी, ठीक है। सो ये हो गया आपका टेम्परेचर कन्वर्जन। नाउ ये चीज आप याद कर लो तो आपका सारे तीनों टेम्परेचर कन्वर्जन हो जाएंगे। होते तो बहुत सारे स्केल्स हैं बट ये देख लो, देखो C/5 F-32/9, देखो ठीक है। अब फेरेनहाइट भी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होती है तो ऑब्वियसली यहाँ माइनस का साइन आएगा, प्लस का नहीं, अगर वो आप सेल्सियस में कन्वर्ट कर रहे हो तो, ठीक है। सो ये आप ऐसे याद कर लेना, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा तो सी डिग्री C इज इक्वल्स टू 5/9 मल्टीप्लाई फेरेनहाइट -32, ये रहता है, ठीक है। उसके बाद 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो आपका सेल्सियस इज इक्वल्स टू K-273 आ जाएगा, या फिर K इज इक्वल्स टू C+273, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। सो नाउ वी आर डन विद योर केमिस्ट्री का क्वेश्चन। आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल दोस कॉन्सेप्ट्स जो आपके पेपर में बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। नाउ इसका फायदा क्या है? रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स करोगे तो देयर आर हाई चांसेस कि वो दोबारा रिपीट होंगे, ठीक है। सो वी आर डन विद ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कीप रिवाइजिंग, अभी आपको रिवीजन ही हेल्प कर सकती है, ठीक है। जितना पढ़ लिया है उतना बहुत है, ठीक है। इवेंचुअली आपको कट ऑफ के आसपास मार्क्स लाने हैं ना, स्टे 20 मार्क्स अबव कट ऑफ, ठीक है। वो लाना बहुत आसान है, ठीक है। जीएस नहीं आती तो इंग्लिश में कवर करो, इंग्लिश नहीं आती तो जीएस में कवर करो ओटीए के लिए, ठीक है। और आपके पास आईए में आईएनए एएफए के चांसेस है तो मैथ से कवर कीजिए। ओटीए में इट्स लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज उसके पास दो ही पेपर्स हैं, ठीक है। सो आप या तो जीएस या इंग्लिश, और दोनों ही अच्छे कर सकते हो तो वेल एंड गुड है ना। सो कीप रिवाइजिंग, तीनों पे इक्वली ध्यान देना है, ठीक है। इंग्लिश पे भी ध्यान देना है, इंग्लिश से मार्क्स कम नहीं होने चाहिए आपके, ठीक है। तीनों पे इक्वली ध्यान दीजिए एंड डू वेल, ठीक है। सो विद दिस वी आर डन। Thank you very much and keep revising and let's crack CDS. Okay? Bye bye everyone. Take good care.